हेलो दोस्तों, 18वीं सदी का भारत पार्ट 4 में आज हम पढ़ेंगे मराठा शक्ति का उत्थान और पतन। तो इसमें जो जो व्यक्तित्व हमारे सामने आएंगे वो है साहू, ताराबाई, शिवाजी द्वितीय, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नाना साहब, सदाशिवराव भाऊ, माधवराव, नाना फडणवीस, महदजी सिंधिया और बाजीराव द्वितीय। इन सब के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पतनोन्मुख मुगल सत्ता को सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मराठा राज्य से मिली। मतलब जब मुगल सत्ता का पतन हो रहा था तो उससे सबसे महत्वपूर्ण चुनौती किससे मिली? मराठा राज्य से मिली, जो उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। असल में मुगल साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता को भरने की शक्ति केवल उसी में थी। किसमें? मराठा साम्राज्य में। यही नहीं, उसने इस कार्य के लिए जरूरी कई प्रतिभाशाली सेनापतियों और राजनेताओं को पैदा किया था, मगर मराठा सरदारों में एकता नहीं थी और उनमें एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण और कार्यक्रम नहीं था। मतलब मराठे जो थे वो आपस में लड़ते रहते थे और उनका कोई एक दृष्टिकोण नहीं था कि हमें अखिल भारत पे राज करना है। इसलिए वे मुगलों की जगह लेने में क्या रहे? असफल रहे। मगर जब तक उन्होंने मुगल साम्राज्य को खत्म नहीं किया और अंग्रेजों का शासन शुरू नहीं हुआ, तब तक वे उनके खिलाफ लगातार लड़ाई करते रहे। शिवाजी के पोते साहू को औरंगजेब ने 1689 में कैद कर रखा था। कब कैद कर रखा था? 1689 से उस शिवाजी के पोते को औरंगजेब ने कैद कर रखा था। शिवाजी का पोता कौन था? साहू। औरंगजेब उसके तथा उसकी मां के साथ उनके धर्म, जाति तथा अन्य चीजों का पूरी तरह ख्याल कर बड़ी शिष्टता, इज्जत तथा लिहाज के साथ पेश आया। उसको उम्मीद थी कि शायद साहू के साथ कोई राजनीतिक समझौता हो जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। साहू को 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद रिहा कर दिया गया। फिर जल्द ही साहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। मतलब साहू और उसकी चाची ताराबाई दोनों लड़ने लगे। ताराबाई ने अपने पति राजाराम के मरने के बाद अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल विरोधी संघर्ष 1700 से चला रखा था। मराठा सरदारों ने सत्ता के लिए संघर्ष करने वालों में से किसी न किसी का पक्ष लेना प्रारंभ कर दिया। मतलब जो मराठा सरदार थे तो वो जब आपस में दोनों मराठा लड़ते रहते थे तो किसी भी एक के साथ हो जाते थे। हर मराठा सरदार के पीछे सिपाही थे जो केवल उसी के प्रति निष्ठा रखते थे। उन्होंने इस अवसर का इस्तेमाल सत्ता के लिए संघर्ष कर दोनों पक्षों से मोलभाव करके अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए किया। उसमें से अनेक ने दक्कन के मुगल नवाबों के साथ मिलकर साजिशें भी की। साहू और कोल्हापुर स्थित उनके प्रतिद्वंदी के बीच झगड़े के फलस्वरूप मराठा सरकार की एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसका नेता राजा शाहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। मतलब यहाँ से मराठा शासन में पेशवाओं का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राजा साहू का पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। इस परिवर्तन के साथ मराठा इतिहास में पेशवा आधिपत्य का दूसरा काल प्रारंभ हुआ, जिसमें मराठा राज्य को एक साम्राज्य के रूप में बदल दिया। बालाजी विश्वनाथ जो था वो ब्राह्मण था। उसने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था और धीरे धीरे बढ़कर वह एक बड़ा अधिकारी हो गया था। साहू को अपने दुश्मनों को कुचलने के काम में उसने अपनी निष्ठापूर्ण और जरूरी सेवा दी थी। यह कूटनीति में बेजोड़ था। कौन? बालाजी विश्वनाथ। और उसने अनेक बड़े मराठा सरदारों को साहू की ओर कर लिया। साहू ने 1719 में उसे पेशवा या मुख्य प्रधान बनाया, बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ ने धीरे धीरे साहू का और अपना आधिपत्य मराठा सरदारों और अधिकांश महाराष्ट्र पर कायम किया।
केवल कोल्हापुर के दक्षिण के इलाके पर राजाराम के वंशजों का शासन रहा। पेशवा ने अपने हाथों में शक्ति का संकेंद्रण कर लिया और अन्य मंत्री तथा सरदार उसके सामने प्रभावहीन हो गए। मतलब पेशवा पावरफुल हो गया। वस्तुतः वह और उसका बेटा बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। बाजीराव प्रथम कौन है? बालाजी विश्वनाथ का बेटा। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को बढ़ाने के लिए मुगल अधिकारियों के आपसी झगड़ों का पूरा फायदा उठाया। उसने दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी देने के लिए जुल्फिकार खां को राजी कर लिया। जुल्फिकार खां मुगल शासक था। अंत में उसने सैयद बंधुओं के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए। वे सारे इलाके जो पहले शिवाजी के राज्य के हिस्से थे वो सभी साहू को वापस कर दिए गए। उसे दक्कन के 6 सूबों की चौथ व सरदेशमुखी भी दे दी गई। बदले में साहू बादशाह की सेवा में 15,000 घुड़सवार सैनिकों को देने, दक्कन में बगावत और लूटमार रोकने तथा 10 लाख रुपयों का सालाना नजराना पेश करने पर राजी हो गया। मतलब इनमें यह समझौता हो गया। नाम मात्र के लिए ही सही, मगर वह पहले ही मुगल आधिपत्य स्वीकार कर चुका था। यह 1714 में औरंगजेब के मकबरे तक पैदल चलकर खुलदाबाद गया तथा उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। अपने नेतृत्व में एक मराठा फौज लेकर बालाजी विश्वनाथ 1719 में सैयद हुसैन अली खां के साथ दिल्ली गया और फर्रुखशेर का तख्ता पलटने में उसने सैयद बंधुओं की मदद की। सैयद बंधु वही हैं जो हमने पहले पढ़ा था, किंग मेकर। दिल्ली में उसने और अन्य मराठा सरदारों ने साम्राज्य की कमजोरी को स्वयं देखा और उनमें अपना प्रभाव क्षेत्र उत्तर की ओर बढ़ाने की महत्वाकांक्षा ने घर कर लिया। मतलब अब वो ये सोचने लगे कि हमें अपना प्रभाव क्षेत्र उत्तर की ओर बढ़ाना चाहिए। दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी की कुशल वसूली के लिए बालाजी विश्वनाथ ने मराठा सरदारों को अलग अलग इलाके सौंपे। मराठा सरदार वसूल की गई रकम का अधिकांश अपने खर्च के लिए रख लेते थे। चौथ और सरदेशमुखी सौंपने की प्रथा ने भी पेशवा को संरक्षण के जरिए अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने में सहायता दी। बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी सरदारों ने उसके इर्द गिर्द जमा होना आरंभ कर दिया। आगे चलकर यही मराठा साम्राज्य की कमजोरी का मुख्य स्रोत सिद्ध हुआ। उस समय तक वतनों और सरजामों जागीरों को प्रणाली ने मराठा सरदारों को शक्तिशाली, स्वायत्त और केंद्रीय सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु बना दिया था। उन्होंने अब मुगल साम्राज्य के सुदूर इलाकों में अपना अधिकार जमाना आरंभ कर दिया। वहां से वे धीरे धीरे कमोबेश स्वायत्त सरदारों के रूप में बस गए। इस तरह अपने मूल राज्य के बाहर मराठों की जीतें मराठा राजा या पेशवा के सीधे अधीन केंद्रीय फौज द्वारा हासिल नहीं की गई, बल्कि उन्हें सरदारों की अपनी निजी सेनाओं द्वारा प्राप्त किया गया। जीत के दौरान सरदार बहुधा आपस में टकराते थे। अगर केंद्रीय सरकार उन्हें सख्ती से नियंत्रित करने की कोशिश करती तो ये दुश्मनों से मिल जाने में नहीं सकते थे। दुश्मनों में निजाम, मुगल या अंग्रेज कोई भी हो सकते थे। मतलब सरदार पावरफुल हो रहे थे अब इसमें, जो लोकल सरदार थे। बालाजी विश्वनाथ 1720 में मर जाता है या 1720 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका 20 वर्ष का बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है। युवा होने के बावजूद बाजीराव एक निर्भीक, प्रतिभावान सेनापति तथा महत्वाकांक्षी और चालाक राजनेता था। उसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया है। किसे कहा गया है? बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा गया है। बाजीराव के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के खिलाफ अनगिनत अभियान चलाए। पहले उन्होंने मुगल अधिकारियों को विशाल इलाकों से चौथ वसूल करने का अधिकार देने और फिर वे चौथ एक प्रकार का टैक्स होता था और फिर वे इलाके मराठा राज्यों को सौंप देने के लिए मजबूर किया। जब 1740 में बाजीराव मरा तब तक मराठों ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। इसी काल में मराठों के गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोंसले परिवारों ने प्रमुखता प्राप्त की। जीवन भर बाजीराव ने दक्कन में निजामुल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। निजामुल मुल्क ने भी पेशवा की सत्ता को कमजोर करने के लिए
कोल्हापुर के राजा मराठा सरदारों और मुगल अधिकारियों से मिलकर लगातार साजिशें की। 2 बार दोनों लड़ाई के मैदान में मिले और दोनों बार निजाम को मुंह की खानी पड़ी और उसे दक्कन प्रांतों की चोट और सरदेशमुखी मराठों को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाजीराव ने 1733 में जंजीरा के सिद्दियों के खिलाफ एक लंबा शक्तिशाली अभियान आरंभ किया और अंतोतगत्वा उन्हें मुख्य भूमि से निकालकर बाहर कर दिया। साथ ही पुर्तगालियों के खिलाफ भी एक अभियान आरंभ किया। अंत में सिलसिट और बस्सीन पर कब्जा कर लिया, मगर पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का अपने इलाकों पर कब्जा बना रहा। बाजीराव की मृत्यु 1740 में होती है। 20 सालों की छोटी अवधि में ही उसने मराठा राज्य का चरित्र बदल दिया। उसने महाराष्ट्र राज्य को एक साम्राज्य के रूप में बदल दिया, जिसका प्रसार उत्तर में भी होने लगा, मगर वह साम्राज्य के सुदृढ़ आधार नहीं बना सका। नए इलाकों को जीत पर कर उसने कब्जा तो जमाया, परंतु उनके प्रशासन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब वो नए इलाके जीत लेता था, जीतने के बाद उनको छोड़ देता था, उनके प्रशासन की ओर उसने ध्यान नहीं दिया। सफल सरदारों को मुख्य दिलचस्पी राजस्व वसूल करने में ही थी। बाजीराव का 18 साल का बेटा बालाजी बाजीराव, जो नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, पेशवा बना। यह 1740 से 1761 तक पेशवा रहा। वह अपने पिता की तरह ही काबिल था। राजा साहू 1819 में मर गया। उसने अपनी वसीयत के जरिए सारा राजकाज पेशवा के हाथों में छोड़ दिया। पेशवा का ओहदा तब तक वंशानुगत बन गया था और पेशवा ही राज्य का असली शासक हो गया था। अब यह प्रशासन का अधिकृत प्रधान हो गया था। कौन? पेशवा। राज्य का असली शासक कौन था? पेशवा था। इस तथ्य के प्रतीक के रूप में वह अपनी सरकार को अपने मुख्यालय पुणे ले गया। कहाँ ले गया? इनका मुख्यालय पुणे बना लिया पेशवा ने अपना। बालाजी बाजीराव ने अपने पिता का अनुसरण किया और साम्राज्य को विभिन्न दिशाओं में बढ़ाया। उसने मराठा शक्ति को उसके उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। मराठों ने सारे भारत को रौंद कर रख दिया। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर मराठों का अधिकार मजबूत हो गया। बंगाल पर बार बार हमला हुआ और 1751 में बंगाल के नवाब को मजबूर होकर ओडिशा मराठों को देना पड़ा। दक्षिण में मैसूर राज्य और अन्य छोटे रजवाड़ों को नजराना देने के लिए विवश होना पड़ा। निजाम हैदराबाद को 1760 में उदगिर में हरा दिया। किसको? हैदराबाद के निजाम को। कहां पर? 1760 में। और उसे 62 लाख रुपयों के वार्षिक राजस्व वाले विशाल क्षेत्रों को मराठों को सौंप देना पड़ा। उत्तर में जल्द ही मराठे मुगल सत्ता की असली ताकत बन गए। गंगा के दोआब और राजपुताने से होकर ये दिल्ली पहुंचे, जहां 1752 में उन्होंने इमाद उल मुल्क को वजीर बनने में मदद की। नया वजीर जल्द ही उनके हाथों की कुटपुतली बन गया। दिल्ली से वे पंजाब की ओर मुड़े और अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि को निकाल बाहर कर उस पर अधिकार कर लिया, पंजाब पर। इससे इनका टकराव अफगानिस्तान के बहादुर योद्धा राजा के साथ हुआ, जो फिर एक बार मराठों से बदला लेने के लिए भारत पर चढ़ आया। अब उत्तर भारत पर अधिकार के लिए एक बड़ा टकराव शुरू हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने, अफगानी शासक था ये, रुहेलखंड के नजीबुद्दौला और अवध के शुजाउद्दौला से तुरंत गठजोड़ कर लिया। ये दोनों मराठा सरदारों के हाथों हार गए थे। आगामी संघर्ष की बड़ी अहमियत को देखकर पेशवा ने ये सोचा कि अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध हो रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। पेशवा ने अपने नाबालिग बेटे के नेतृत्व में एक शक्तिशाली फौज उत्तर की ओर भेजी। उसका बेटा तो केवल नाम का ही सेनापति था, वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिव राव भाऊ था। इस फौज का एक महत्वपूर्ण भाग था यूरोपीय ढंग से संगठित पैदल और तोपखाने की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इब्राहिम खां गारदी। मराठों ने अब उत्तरी शक्तियों में सहायता ढूंढने की कोशिश की, मगर उनके पहले के व्यवहार और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने उन सब शक्तियों को नाराज कर दिया था। उन्होंने राजपूताना के राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था और उन पर भारी जुर्माने तथा नजराने लगाए थे। उन्होंने अवध पर बड़े क्षेत्रीय और मौद्रिक दावे किए थे। पंजाब में उनकी कार्रवाइयों ने सिख प्रधानों को नाराज कर दिया था। मराठाओं की बात हो रही है। जिन जाट सरदारों पर भारी जुर्माने लगाए गए थे, उन पर वह विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्हें अपने दुश्मनों से इमाद उल मुल्क के कमजोर समर्थन के अलावा अकेले लड़ना पड़ा। यही नहीं, बड़े मराठा सेनापति लगातार आपस में झगड़ते रहते थे।
तो दोनों फौजों का, मराठों की फौज और अहमद शाह अब्दाली की फौज का, पानीपत में 14 जनवरी 1761 को एक दूसरे से सामना हुआ। 14 जनवरी 1761 को मराठा फौज के पैर पूरी तरह उखड़ गए। पेशवा का बेटा विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। अफगान घुड़सवारों ने भागने वालों का पीछा किया। उन्होंने पानीपत क्षेत्र के जाटों, अहीरों एवं गुजरों को भी लूटा खसोटा। पेशवा, जो अपने चचेरे भाई की मदद के लिए उत्तर की ओर बढ़ रहा था, इस दुखद खबर को सुनकर हक्का बक्का हो गया। वह पहले से ही गंभीर रूप से बीमार था। उसका अंत समय जल्दी ही आ गया। वह जून 1761 में मर गया। पानीपत की हार मराठों के लिए महाविपदा के समान थी। उन्हें अपनी फौज के बेहतरीन आदमियों से हाथ धोना पड़ा और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा। सबसे बढ़कर उनकी हार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका मिला। पानीपत के युद्ध के बाद अफगानों को भी अपनी जीत से कोई फायदा नहीं हुआ। वे पंजाब को अपने अधिकार में नहीं रख सके। वस्तुतः पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। अतएव इससे भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का रास्ता साफ हो गया। किससे? पानीपत की लड़ाई से। 17 वर्षीय माधवराव 1761 में पेशवा बना। वह एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। 11 सालों की छोटी अवधि में ही उसने मराठा साम्राज्य की खोई हुई किस्मत को वापस लौटा लिया। उसने निजाम को हराया, मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए मजबूर किया तथा रोहेलों को हराकर राजपूत राज्यों और जाट सरदारों को अधीन लाकर उत्तर भारत पर अपने अधिकार का फिर से दावा किया। मराठे 1771 में बादशाह शाह आलम को दिल्ली वापस ले आए। अब बादशाह उनका पेंशन भोगी बन गया। इस प्रकार लगा कि उत्तर भारत पर मराठों का प्रभुत्व फिर कायम हो गया है। किंतु मराठों को एक धक्का फिर लगा। माधव राय 1771 में क्षय रोग से मर गया। अब मराठा साम्राज्य अव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गया। पुणे में बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव और माधव राव के छोटे भाई नारायण राव के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। नारायण राव 1773 में मारा गया और उसकी जगह पर मरणोपरांत जन्मा उसका पुत्र सवाई माधवराव आया। निराश होकर रघुनाथ राय जो था वो अंग्रेजों के पास चला जाता है और उनकी मदद से उसने सत्ता हथियाने की कोशिश की। फलस्वरूप पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। पेशवा की सत्ता अब कमजोर होने लगी। पुणे में सवाई माधवराव के समर्थकों और रघुनाथ राव के पक्षधरों के बीच लगातार षड्यंत्र चल रहे थे। सवाई माधवराव के समर्थकों का नेता नाना फडणवीस था। इसी बीच बड़े मराठा सरदार अपने लिए उत्तर में अर्ध स्वतंत्र राज्य कायम करने में लगे थे। वे शायद ही कभी पेशवा के साथ सहयोग करते थे। उनमें सबसे प्रमुख थे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और ग्वालियर के सिंधिया। उन्होंने मुगल प्रशासन में नियमित प्रशासन काम किए थे। उनके पास अपनी अलग अलग फौजें थी। पेशवा के प्रति उनकी निष्ठा अधिक से अधिक नाम के लिए होती गई। उन्होंने पुणे में विरोधी गुटों का साथ दिया और मराठा साम्राज्य के दुश्मनों के साथ मिलकर साजिशें की। उत्तर के मराठा शासकों में सबसे महत्वपूर्ण महदजी सिंधिया था। उसने फ्रांसीसी और पुर्तगाली अफसरों और बंदूकधारियों की सहायता से एक शक्तिशाली फौज खड़ी की तथा आगरा के पास शस्त्र निर्माण के कारखाने स्थापित किए और 1784 में बादशाह शाह आलम को अपने वश में कर लिया। उसके कहने पर बादशाह ने पेशवा को अपना नायब एक गुनायब बनवाया। शर्त यह थी कि महदजी पेशवा की ओर से काम करेगा, परंतु उसने अपनी शक्ति नाना फडणवीस के खिलाफ साजिश करने में लगाई। वह इंदौर के होलकर का भी बड़ा कटु शत्रु था। वह 1794 में मर गया। नाना फडणवीस उन महान सैनिकों और राजनेताओं की परंपरा की आखिरी कड़ी थे जिन्होंने मराठा शक्ति को 18वीं सदी में उसके उत्कर्ष पर पहुंचाया। सवाई माधवराव 1795 में मर गया। उसकी जगह रघुनाथ राय के अत्यंत नालायक बेटे बाजीराव द्वितीय ने जगह ली। तब तक अंग्रेजों ने भारत में अपने अधिपत्य के प्रति मराठों की चुनौती खत्म करने का फैसला कर लिया था। अंग्रेजों ने अपनी चतुर कूटनीति के द्वारा आपस में लड़ने वाले मराठा सरदारों को विभाजित कर दिया
और दूसरे और तीसरे मराठा युद्ध क्रमशः 1803 से 1805 और तीसरा मराठा युद्ध 1816 से 1819 में उन्हें हरा दिया। अन्य मराठा राज्यों को बरकरार रखने दिया गया मगर पेशवा वंश को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य को नियंत्रित करने और देश के बड़े हिस्सों में अपना साम्राज्य स्थापित करने का मराठों का सपना साकार नहीं हो सका। इसका मूल कारण यह था कि मराठा साम्राज्य उसी पतनोन्मुख समाज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था जिसका मुगल साम्राज्य प्रतिनिधि था। दोनों एक ही प्रकार की अंतर्भूत कमजोरियों के शिकार थे। मराठा सरदार बहुत कुछ बात के मुगल सामंतों की तरह थे, जैसे सरजामी व्यवस्था जागीर की मुगल प्रणाली के समान थी। जब तक एक केंद्रीय सत्ता और एक सामूहिक शत्रु मुगलों के विरुद्ध जब तक एक पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता थी, तब तक किसी न किसी तरह से एक सूत्रबद्ध रहे, किंतु कोई भी अवसर मिलते ही उन्होंने अपनी स्वायत्तता का दावा करने की कोशिश की। चाहे वे जो भी हों, ये मुगल सामंतों की अपेक्षा अनुशासित थे। सरदारों ने एक नई अर्थव्यवस्था विकसित करने का कोई प्रयास नहीं किया। वह प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में भी असफल रहे। कौन? मराठे। उन्होंने व्यापार और उद्योग में कोई दिलचस्पी नहीं ली। उनकी राजस्व प्रणाली और प्रशासन मुगलों जैसे थे। मुगलों की तरह ही मराठा शासक भी लाचार और किसानों से राजस्व वसूल करने में ही मुख्य रूप से दिलचस्पी रखते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने भी आधा कृषि उत्पादन कर के रूप में लिया। मुगलों के विपरीत वे महाराष्ट्र से बाहर की ओर जनता को सही प्रशासन देने में भी विफल रहे। मुगलों की तुलना में भारतीय जनता में निष्ठा की भावना की अधिक मात्रा नहीं जगा सके। उनका अधिकार क्षेत्र भी केवल बल पर आधारित था। उदयमान ब्रिटिश सत्ता का मुकाबला मराठे केवल अपने राज्य को एक आधुनिक राज्य में रूपांतरित करने के लिए ही कर सकते थे। वे ऐसा करने में सफल रहे। तो सबसे पहले तो हमने आज देखा साहू, फिर ताराबाई, फिर शिवाजी सेकंड ताराबाई का बेटा था, फिर साहू का पेशवा शासन की शुरुआत हुई बालाजी विश्वनाथ से। बालाजी विश्वनाथ का बेटा था बाजीराव प्रथम और बाजीराव प्रथम का बेटा था नाना साहब। सदाशिवराव भाऊ, माधवराव, नाना फडणवीस, महदजी सिंधिया और बाजीराव द्वितीय, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। देखा किस तरह से मराठा शक्ति का उत्थान हुआ और किस तरह से मराठा शक्ति का पतन हुआ और क्यों मराठे संपूर्ण भारत पर राज नहीं कर सके। तो इसका सबसे प्रमुख कारण तो यही था कि वे आपस में लड़ते रहते थे और दूसरा उनकी ये मेंटलिटी नहीं थी कि हमें पूरे भारत पे राज करना है। हालांकि पेशवा बाजीराव प्रथम इन्होंने प्रयास किया, परंतु ये क्या करते थे कि किसी एरिया को जीत लेते थे और उसके बाद उसके प्रशासन पे ध्यान नहीं देते थे। तो ये कई कमियां रही जिससे मराठा शक्ति का उत्थान भी बहुत शीघ्र हुआ और उतनी ही शीघ्रता से उनका पतन हुआ। मराठा शक्ति के उत्थान में पेशवाओं का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।